हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला एंड दिस इज़ अवर 5th लेक्चर। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ बेसिक टर्म्स। तो हमारा थोड़ा बहुत बाकी था, वो आज लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट बेसिक टर्म्स से। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। IFRS बाद में देखते हैं, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते क्या होता है। इसको शॉर्ट में AS बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि अकाउंट्स लिखने के लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं। ये रूल्स किसने बनाए? तो ICAI हमारी अकाउंटिंग बॉडी है और उसका एक बोर्ड है जिसका नाम है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो क्या करता है? मार्केट की स्टडी करता है और उसके बेसिस पे कुछ डेटा कलेक्शन करता है और उसके ऊपर अपना एक स्टैंडर्ड बनाता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। फिर उसका सर्कुलेशन वगैरह करता है, वो सब प्रोसेस है उसका, ठीक है। तो इसमें इतने पेक्युलरिटीज़ में जाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब वो लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर ICAI इसको इशू करता है। तो वो स्टैंडर्ड फिर जो भी कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है उनके लॉ के हिसाब से। जैसे कि जो भी कंपनी है ना, उनको सारे के सारे AS फॉलो करने हैं। अभी टोटल 29 AS अब तक इशू हो चुके हैं। AS 1 से लेके ऐसा टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुए हैं। उसमें से 2 विड्रॉ कर लिए। कर लिए मतलब अभी वो एप्लीकेबल नहीं है। एक AS 6 था और AS 8, ये दोनों को गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। मतलब AS 6 को उन्होंने AS 26 करके उसके साथ मर्ज कर दिया। सॉरी, AS 8 को इसके साथ मर्ज कर लिया और 6 को AS 10 में मर्ज कर लिया। तो वो आप याद नहीं रखोगे चलेगा। फिलहाल आपको याद कितना रखना है कि 27 AS फिलहाल इन फोर्स है। आपकी बुक में कुछ और दिया हुआ, पुराना डेटा दिया हुआ है, ये नॉलेज के लिए बताया आपको। तो ये AS जो गवर्नमेंट ने इशू किए, मतलब ICAI ने इशू किए, तो वो जब जो भी कंपनीज फॉलो करेगी तो उससे फ़ायदा क्या होगा? सबके अकाउंट एक जैसे होंगे, मतलब हम अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब जो रूल उसने फॉलो किया वो रूल वो भी फॉलो करेगा, सबका प्रेजेंटेशन एक जैसा होगा। तो कंपेयर करने में क्या होगा? हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी इंफॉर्मेशन है वो भरोसेमंद होगी, मतलब जो रिलायबल होगी। अगर अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे तो क्या होगा? सबके प्रॉफिट अलग अलग आएंगे और लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सी पॉलिसी मैं फॉलो करूं, मतलब कौन सा मेथड में फॉलो करूं। ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है। जैसे कि आपको सिंपल एग्जांपल दो, मेरा स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है, उसकी एक पॉलिसी है। तो स्टॉक वैल्यूएशन वो AS 2 की बात करता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो स्टॉक कैसे वैल्यू करना है, तो आप AS 2 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक कैसे वैल्यू करना है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करना है, तो AS 13 में दिया हुआ वो AS 13 फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन, मतलब बुक में कौन सा अमाउंट दिखना चाहिए आपका। तो यही बताता है AS। तो ये आपका मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं ज़्यादा, इसमें कुछ ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। खाली आपको याद रखना है AS क्या होता है और कुछ AS के नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स अंडरलाइन किए जो इम्पोर्टेंट थे। तो AS अपने को हेल्प क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले FS को समझने के लिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए। फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को समझने के लिए। क्योंकि अगर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहेगा ना, तो अपने को पता चलेगा कि उन लोग ने कौन सी पॉलिसी फॉलो की है, वो मेथड कैसे फॉलो होता है। फिर सबके जो अकाउंट्स कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। क्यों? क्योंकि सबने एक जैसे रूल फॉलो किया है, तो सबके अकाउंट एक जैसे होंगे। तो सबके अकाउंट एक जैसे, तो हम कंपेयर करना ईजी रहेगा और उस अकाउंट पर हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि सब पॉलिसी एक जैसी है, सब रूल एक जैसे हैं। और कभी कभी ये लीगल रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि कंपनीज को कंपलसरीली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे जो भी अब तक इशू हुए। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी को कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है बाय लॉ, जो इसको बोलते हैं लीगल रिक्वायरमेंट। तो चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट है अपना IFRS। इसका जूना नाम, पुराना नाम IAS था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बाद में ये चेंज होके उसका नाम रखा उन्होंने IFRS। अभी बहुत सारी कंपनीज ना इंटरनेशनली बिजनेस कर रही है, मतलब उनका बिजनेस ना इंटरनेशनल लेवल पे है। तो अगर वो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे, जो हमने ऊपर देखे थे AS, वो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो क्या वो हर एक कंट्री में एप्लीकेबल होगा? हर एक कंट्री का रूल अलग होता है, तो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड हमें बनाने थे जो सब कंट्री ने अडॉप्ट किए, मतलब सब कंट्री ने मिलकर बनाए। तो उसका नाम क्या? ये IFRS। ये एक तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, बट ये इंटरनेशनल लेवल पे है। देखो क्या नाम है, इंटरनेशनल लिखा हुआ ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब ये भी एक तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, कुछ नया नहीं है। बट ये क्या है, जो कंपनीज ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, उनको ये फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि AS अपने पास कितने हैं,
AS1 से लेके प्रेजेंटली AS29 तक हमारी बॉडी ने ICAI ने इशू की है। तो AS1 किसकी बात करता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ये हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, हर एक बिजनेस एंटिटी को फॉलो करना पड़ता है। तो ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। देखो, ये हो सके तो नाम याद रखो अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज़ वो भी चलेगा। आपसे आपके लिए MCQ के लिए आ सकता है मैक्सिमम, बाकी कुछ चांसेस नहीं है कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन वो लोग पूछे। तो हो सके तो आप खाली नाम याद रखो। AS1 किसकी बात? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब जो तुम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करो उसको बताओ बस खाली कि हमने ये पॉलिसी फॉलो की है। तो ये AS1 की बात करता है। और उन पॉलिसीज़ को एक जगह पे बताओ, ऐसा नहीं कि उसको एक इधर बताए एक उधर बताए, ऐसा नहीं। तो नॉर्मली जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं ना, फिनेंशियल स्टेटमेंट, उसके नीचे नोट करके बताते हैं, ठीक है। फिर ऐसे AS2 भी है। AS2 किसकी बात करता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? गुड्स या स्टॉक समझ लो। गुड्स हमने पढ़ा है ना आगे, गुड्स क्या होता है? जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो हमारे लिए गुड्स। तो उनका वैल्यूएशन कैसे करना है, तो ये प्रॉब्लम आती है। मतलब उसको किस भाव पे बताना है अपने को, क्लोजिंग स्टॉक खास करके। तो वो ये AS2 बोलता है। नॉर्मली ये क्या बोलता है AS2 कि जो तुम्हारा गुड्स है ना, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को जो स्टॉक पड़ा है ना तुम्हारे पास, उसको वैल्यू करना है कॉस्ट या मार्केट प्राइस, दोनों में से जो कम रहेगा उस वैल्यू पे तुम बताओ। ये AS2 बोलता है, तो वो अपने को फॉलो करना पड़ता है। फिर ऐसे AS3 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी एक फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है एक्चुअली। ये क्या पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट है। मैंने आपको 3 ही पार्ट बताए थे एक्चुअली, बट ये भी फाइनल अकाउंट का पार्ट है। बट ये सबको बनाना है क्या? नहीं, ये खाली कुछ कंपनीज को बनाना पड़ता है, और उसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस है कि प्राइवेट कंपनी को बनाना नहीं पड़ता नॉर्मली, जिनका टर्नओवर कम होता है। पब्लिक कंपनीज को मेनली ये बनाना पड़ता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको, सबको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अभी देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है कि कितना कैश कहाँ से आया बिजनेस में और कितना कैश कहाँ पे गया। मतलब ये बताता है कितना कैश कौन कौन सी एक्टिविटी से आया, कौन सी एक्टिविटी में हमने खर्चा किया, तो वो ये स्टेटमेंट बताता है। फिर AS4 भी है, AS5 भी है, उन्होंने यहाँ पे नाम नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ। AS4 किसकी बात करता है? कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कि बैलेंस शीट डेट के बाद क्या चेंजेस हुए वो बात करता है, ठीक है। फिर AS5 था नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये पूरा उसका नाम है, ठीक है, वो जाने दीजिए। फिर AS6 डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग। डेप्रीशिएशन क्या होता है? मैंने एक मशीन लिया, सपोज एक प्लांट एंड मशीनरी लिया, मैं आपको समझा रहा हूँ डेप्रीशिएशन क्या होता है। सपोज ये मशीन मैंने लिया था 2011 में, प्लांट एंड मशीनरी लिया, एक बहुत बड़ा मशीन था, सपोज उसका कीमत था 10 लाख रुपीज़। अभी जब मैंने कंपनी से ख़रीदा था तो कंपनी ने बोला था कि इसकी 10 साल की मैं गारंटी देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो 2020 तक वो चला सपोज़, और अभी ये ख़राब हो गया, 10 साल हो गए पूरे ख़राब हो गया। तो फिर अभी इसको अगर बेचेंगे भंगार में तो कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू मिलेगा अपने को। सपोज़ कितना मिला? 1 लाख मिल गया सपोज़। तो हमने खर्चा कितना किया था? 10 लाख किया था, वो भी 10 साल पहले किया था। ये कौन सा खर्चा है? इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको याद होगा, हमने देखा था मशीन पे जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और ये मुझे भंगार का भाव मिला, इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो मुझे नुकसान कितने का हुआ? 10 लाख मेरी जेब से गया स्टार्टिंग में, और 10 साल के बाद 1 लाख फिर से आया मशीन बेच के। तो मेरा लॉस कितना हुआ? 9 लाख। तो मेरा ये क्वेश्चन होता है इसमें कि 9 लाख का लॉस मैं 2020 में बताऊँ, 2011 में बताऊँ, किस में बताऊँ? एक प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि ये मशीन कितने साल वापरा है? ये मशीन हमने 10 ईयर्स वापरा है ना। ये मशीन हमने कितने साल वापरा है? 10 ईयर्स। तो क्या ये सही रहेगा ये खर्चा मैं एक ही साल बताऊँ? ये गलत होगा ना। अगर मैंने 2020 में सपोज 9 लाख का लॉस बता दिया तो उस टाइम कितना हैवी लॉस आ जाएगा अपना। हम नॉर्मली सपोज 60,000 कमाते हैं, नॉर्मली एवरेज इनकम है, तो अपना हैवी लॉस हो जाएगा बहुत सारा, 50-60 हज़ार नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा सही बात नहीं होगी कि ये इसको एक ही साल बता दें हम लोग। तो इसको मैं क्या करूँगा, 10 साल में बांट दूंगा। तो इसको डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो कितना आएगा? 9 लाख आएगा, सॉरी 90,000 आएगा। तो हर साल कितना बताना आपको खर्चा? 90,000।
बरोबर। तो क्या होता है कि जब मैं मशीन खरीदता हूँ ना, तो वो दुकान वाला मतलब जो भी इंजीनियर होगा, वो एक उसकी गारंटी देता है कि ये आपकी मशीन है ना, ये 10 साल चलेगी। हो सकता है ज़्यादा चले कम चले, वो पॉसिबिलिटी है, बट उसका एक एक्सपीरियंस होता है, पुरानी जो मशीन बेची उसके हिसाब से उसको पता चलता है। तो वो बोल रहे हैं कि इसका 10 साल चलेगा आराम से आपका ऑन एन एवरेज, और 10 साल के बाद आप बेचोगे ना तो आपको 1 लाख रुपये भंगार में मिलेगा। ये सब अंदाज़ा है, ठीक है। फिलहाल सपोज ये अंदाज़ा कर रहे हो आप, तो आपको लॉस कितना होगा 10 साल के बाद? 9 लाख का। अब ये 9 लाख का लॉस 1 साल का नहीं है, आपका 10 साल का है। तो इसको हर साल बताना है, 2011 से लेके 2020 तक हर साल बताना है आपको। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये लॉस है ना, ये आपका 10 साल में क्या होगा, बट गया। और इसी लॉस को बोलते हैं हम डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन मतलब क्या, कि जो आपका एसेट का वैल्यू गिर रहा है ना, अभी गिरता क्यों एसेट का वैल्यू? टाइम की वजह से गिरता है। जैसे टाइम पास होता है ना, मतलब टाइम पासेज होता है ना, उसके हिसाब से एसेट का वैल्यू गिरता है। यूज़ करने पे डिपेंड करता है, आप कितना यूज़ करो। अगर हैवी यूज़ होगा तो हो सकता है 1 लाख भी नहीं मिले, 10,000 ही मिले। फिर कोई एसेट आउटडेटेड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं डेप्रिसिएशन लगने के। फिलहाल आप याद रखो, डेप्रिसिएशन मतलब जो एसेट का प्राइस गिरा, और जो भी गिरा तो उसको हम क्या करते हैं, लॉस को बांट देते हैं हर साल पे। ये एक मेथड है, ये आपका एक्चुअली डेप्रिसिएशन का एक मेथड है। ऐसे AS 6 में ना बहुत सारे मेथड बोले हुए हैं, तो इस मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये उसी का नाम है। आपको याद नहीं रखना मेथड्स, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। हर साल हम लोग ऐसे बहुत सारे मेथड है इसके, डेप्रिसिएशन के 1 डजन से भी ज़्यादा मेथड है। कुछ मेथड आप 11th-12th में देखने वाले हो, 3-4 मेथड। तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग AS 6 बोलता है कि आपको कैसे डेप्रिसिएशन लगाना है। फिलहाल मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, AS 6 अभी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है, और AS 6 को AS 10 के साथ मिला दिया है। इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया AS 10 में, और AS 6 अभी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट है AS 7 भी था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बताया नहीं है, छोड़ो। फिर AS 8 है, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है कंपनी, तो रिसर्च के ऊपर बहुत सारा खर्चा करती है, तो उन खर्चे को कैसे लिखना है अकाउंट्स में। क्या वो खर्चा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है कि बैलेंस शीट में डालना है, उसको कैपिटलाइज करना है, और उसको 1 साल का खर्चा कि बहुत साल का खर्चा है, वो सब यहाँ पे वो ये स्टैंडर्ड बताता है। बट गवर्नमेंट ने ये भी स्टैंडर्ड क्या कर दिया, बंद कर दिया है, और इसको इनटेंजिबल एसेट के साथ ज्वाइन कर दिया AS 26 के साथ। ये AS 26 में ऐड कर दिया उन्होंने। आगे देखते हैं हम लोग। AS 9 नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू मतलब आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बेच के पैसे मिले उसको बोलते हैं रेवेन्यू। जो भी अपनी इनकम है वो रेवेन्यू में आ गई। जैसे कि आपने गुड्स बेचा तो जो पैसा मिला, सर्विस दिया तो जो फीस मिला आपको, या फिर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको डिविडेंड मिला या इंटरेस्ट मिला। डिविडेंड क्या होता है आपको पता होगा, प्रॉफिट का एक पार्ट। जब कंपनी के शेयर खरीदती है ना कंपनी के, तो कंपनी उस पर डिविडेंड देती है। तो उस इनकम को कैसे बताना है और कब बताना है, वो AS 9 बताता है। मतलब रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है, क्या जब भी वो मिल गई तब रिकॉर्ड करना है कि ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, तो सारे रूल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका AS है AS 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। ये इसका जूना नाम है, अभी पुराना नाम चेंज हो गया और आपका नया नाम है इसका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट में PPE भी बोलते लोग इसको। जब AS 6 विड्रॉ करके AS 10 में डाल दिया ना, तब इसका नाम चेंज कर दिया। तो अभी आपको फ़िलहाल यही नाम याद रखना है। अगर आपकी बुक में पूछे तो आपको यही नाम लिखना है। ये खाली नॉलेज के लिए बताया मैंने, ये आपको कहीं पे लिखना नहीं है, आपकी बुक में दिया भी नहीं है। तो AS 10 किसकी बात करता है, फिक्स एसेट होते हैं ना, मैंने एग्जांपल लिया था प्लांट एंड मशीनरी वाला। तो कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गया, उनको कैसे वैल्यू करना है, उनकी कौन सी कॉस्ट लेनी है, कौन सी कॉस्ट नहीं लेनी है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर शो करते हैं। फिर नेक्स्ट है AS 11 भी होता है एक फॉरेन करेंसी के ऊपर, वो नहीं है, छोड़ जाने दो। AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स मिलती है ना, ग्रांट मतलब एक तरह की सब्सिडी समझ लो। तो गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है ना, उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है। अभी गवर्नमेंट कभी कभी बिजनेस को बढ़ाने के लिए ना सब्सिडी देती है। क्या बोलती है वो, कि आप बैकवर्ड एरिया में जाओ, बिजनेस करो, हम आपको ना
कुछ कंसेशन देंगे। आप एसेट खरीदोगे तो हम उस पर कुछ टैक्स माफ़ कर देंगे, या हो सकता है आपको पैसे देंगे एसेट परचेस करने के लिए, कुछ खर्चे करने के लिए पैसे देंगे। तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, उसमें गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस होगी, वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ही वो पैसे देगी, अदरवाइज नहीं देगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ES 13, इन्वेस्टमेंट के अकाउंटिंग कैसे करना है। इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग में उसका हिसाब कैसे रखना है। तो इन्वेस्टमेंट या तो शॉर्ट टर्म हो सकता है, जिसको नॉर्मली करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो 1 साल से ज़्यादा होता है वो लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम होता है वो करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कॉस्ट और मार्केट का वैल्यू दोनों में से जो कम होता है उस पर बताते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो उसके कॉस्ट प्राइस पे बताते हैं। फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अभी हम जो इनकम कमाते हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ता है, बट इनकम टैक्स कब भरेंगे, जब इनकम अपना पूरा साल खत्म हो जाएगा, पूरा प्रॉफिट निकलेगा, उसके ऊपर हमें टैक्स भरना है। बट वो टैक्स हम जो भर रहे हैं वो इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स निकलता है वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि इनकम टैक्स के रूल्स अलग है टैक्स निकालने के, और हमारे अकाउंट्स के रूल अलग है टैक्स ये प्रॉफिट निकालने के। तो फिर क्या करना पड़ता है हमको, प्रॉफिट को फिर से रिकैलकुलेट करना है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो आप जब TY BCom में आओगे या जो हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो आप वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट भी पढ़ने मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट, तो वहाँ पे इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स कैसे निकालना है। तो ये वही बताता है कि आपको जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो करंट ईयर का टैक्स कौन सा है, डिफर्ड टैक्स कौन सा है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। हम कुछ MCQ डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो MCQ 20 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं, तो उसमें से जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो चैप्टर 1 और 2 से ही बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर 1 से ही आएंगे आपके। तो आपके जो टर्म्स पढ़े हमने पूरे चैप्टर में, वो खाली आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, आप उस पर एक लाइन लिख सके उतना आपको आना चाहिए बस। और इसमें कुछ बाहर करना, उसको रट्टा मारना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ये टर्म्स पढ़ाते भी नहीं है, बट ये टर्म्स पढ़ोगे तो आपका अकाउंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और आप आगे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला, आंसर इन 1 सेंटेंस। एक सेंटेंस में आपको आंसर देना। व्हाट इज़ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना ही वही है बुक कीपिंग। जर्नल पास करना, लेजर करना, वो बुक कीपिंग है। गुड्स क्या होता है, हमने देखा ना, गुड्स मीन्स दोज आर्टिकल्स और कमोडिटीज़ इन विच अ ट्रेडर डील्स। मैं जिस चीज़ का काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए गुड्स। तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ कैपिटल। कैपिटल मीन्स जो ओनर ने पैसा लगाया, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। ड्राइंग्स, कैपिटल का उल्टा, जो पैसा हमने बिजनेस से निकाला फॉर पर्सनल यूज़। गुडविल, गुडविल मतलब रेपुटेशन, मतलब हमारा नाम, जिसको हम लोग मनी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मनी वैल्यू या मनीज वर्थ ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का जो रेपुटेशन है उसकी मनी वैल्यू, मतलब उसका नाम का कितना अमाउंट होगा। मतलब जैसे कि सपोज मेरा क्लास है, तो मेरा क्लास मैं बेचूंगा तो मेरे नाम बेचने का मुझे जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो मेरे लिए गुडविल। तो 1 सेंटेंस आपको आ सकते हैं। फिर आगे क्या दिया है, 1 वर्ड और फ्रेज लिखना है। एक वर्ड लिखना है पूरे ट्रांजेक्शन के लिए। मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो इसको क्या बोलते हैं, एंट्री पास करना। इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री ना, या जर्नल एंट्री भी बोलते हैं कुछ लोग, जर्नलाइज भी बोलते हैं। एंट्री मतलब उसको एंटर करना बुक में। नेक्स्ट है अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब जो ओनर है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल। जो भी चीज़ ओनर बिजनेस में लेके आएगा अपने घर से वो कैपिटल। अ पर्सन टू हुम एनी अमाउंट इज पेबल, जिसको कुछ देना है क्रेडिटर, जिससे कुछ लेना है वो डेटर, मतलब सप्लायर। एक्सचेंज बिटवीन 2 पर्सन, 2 पर्सन्स में एक्सचेंज होता है, डीलिंग, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मीन डीलिंग बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, एक्सेस मतलब ज़्यादा, मतलब एक्सेस क्या है, एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम से। मतलब ये क्या बता रहा है आपका, एक्सपेंस माइनस इनकम क्या होगा ये पूछ रहा है। एक्सपेंस माइनस इनकम। अभी खर्चा ज़्यादा है इनकम कम है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स लॉस होगा। तो इसका आपका 1 वर्ड क्या आ गया, लॉस। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे लिखा होता एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी तो आपका आंसर आता कैपिटल।
एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होता है? कैपिटल। वो ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ पर्सन हुज एसेट्स आर सफिशिएंट एनफ टू मीट बिजनेस ऑब्लिगेशन। एक ऐसा पर्सन जिसके एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन ही बोला है ना। फिर बुक कीपिंग इज प्रोवाइडिंग ऑल रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन को सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना 7th, बुक कीपिंग इज प्रोवाइडिंग ऑल रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन। अभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो देता है वो फाइनल अकाउंट्स होता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉपर फ्रेम नहीं किया उन्होंने। तो अगर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो अपने को फाइनल अकाउंट से मिलेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होता है? बुक कीपिंग का पार्ट। वो एक्चुअली अकाउंटिंग का पार्ट गिनते हैं, उसको बुक कीपिंग का पार्ट नहीं गिनते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय प्रोपराइटर। जो भी प्रोपराइटर बिजनेस में लगाता है वो उसका कैपिटल ही होता है। तो ये क्या है? उसका कैपिटल है। फिर नेक्स्ट, एसेट्स विच रिमेन इन द बिजनेस फॉर ओनली शॉर्ट टर्म। जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर, उनको क्या बोलते हैं हम? करंट एसेट्स। फिर नेक्स्ट है अलाउंस इज गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स। अलाउंस मतलब डिस्काउंट। जो एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं कैटलॉग प्राइस पे, लिस्ट प्राइस पे, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था, वहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा था, इनकम कम था। यहाँ पे क्या इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है। तो इनकम माइनस एक्सपेंस, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं हम लोग? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इनकम ज़्यादा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा अपने को। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डेफिसिट मतलब भी लॉस ही होता है, लॉस मतलब भी लॉस ही होता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट तो वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आते हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकता। डेफिसिट जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है ना, उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, और जो ट्रेडिंग कंसर्न है, जो प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है, उनके लिए लॉस वर्ड यूज़ करते हैं, और जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उनके लिए डेफिसिट वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे इनकम की जगह वो लोग इनकम बोलते हैं और एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। दोनों होते सेम ही है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? इन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसीट्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। खाली कैश आया गया वही रिकॉर्ड करते हैं। तो कौन सी है? कैश पे। मर्केंटाइल में एक्रूअल बेसिस पे होता है। ये दोनों सेम ही है, ए और डी सेम है, हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर है। अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो पैसा नहीं मिलने वाला, वो पैसा डूब गया, उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। जो डेट्स डूब गए, डेटर मतलब तो कस्टमर हो गए। डाउटफुल डेट्स मतलब जो डूब सकता है, डाउट है अपने को बट वो डूबा नहीं है। और डेट्स मतलब जो पैसा लेना है। तो यहाँ पे पैसा क्या होगा? बैड मतलब डूब गया। अकाउंट्स मस्ट बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड एंड दे मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन इज नोन एज डैश। अकाउंट्स में क्या होना चाहिए? मटेरियल इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए। मटेरियल इन्फॉर्मेशन मतलब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बताना चाहिए, और ऑनेस्टली प्रिपेयर करना चाहिए। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए? एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होता है? बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, तो वो तो इधर की बात नहीं हो रही है। ड्यूल एस्पेक्ट, हर एक ट्रांजेक्शन 2 बार रिकॉर्ड होता है, वो भी इसमें बात नहीं कर रहा है। फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ का कॉस्ट होता है, वो भी बात नहीं कर रहा है। तो ये क्या बोलता है? डिस्क्लोज मतलब प्रॉपर बताओ, डिस्क्लोज मतलब शो करना। अ कमोडिटी इन विच अ ट्रेडर डील्स, जिस चीज़ का मैं बिजनेस करता हूँ वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। इनकम तो हो नहीं सकता। प्रॉपर्टी मतलब एसेट हो गया। एक्सपेंस मतलब खर्चा हो गया, खर्चे में कोई कैसे डील कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 6, डैश मीन्स अ रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी।
जहाँ भी आपको रेपुटेशन वर्ड आ गया वहाँ पे समझ लेना आपका क्या आंसर होगा, गुडविल होगा। और इसको इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ पीरियड फॉर विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कैश फ्लो AS 3 में आता है, AS 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, AS 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, AS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो कैश फ्लो के लिए कौन सा AS है? 3 है। द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ लॉस इज सपोर्टेड बाय डैश प्रिंसिपल। तुरंत लॉस को बता दो, कंजर्वेटिज्म है। मतलब तुमको क्या करना है, कॉशियसली अकाउंट लिखना है। लॉस जैसे हुआ तुरंत उसकी एंट्री कर दो। प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना है, बट लॉस को लिखना ही है। एक्सप्लेनेशन एंट्री का, एंट्री के नीचे हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं ना, बीइंग करके स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं नरेशन। फोलियो मतलब होता है पेज नंबर, वो भी नहीं आएगा। पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग होता है। जर्नल एंट्री पास करना, वो भी नहीं है। एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज। सामान के बदले में सामान, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, इसको बोलते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन। तो आपका कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? बार्टर ट्रांजेक्शन। पूरा वर्ड नहीं दिया उन्होंने, आगे देखते हैं। ट्रू फॉल्स दिया है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों फर्क है। बुक कीपिंग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। बुक कीपिंग मतलब क्या? बुक कीपिंग, कीप मतलब रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। अकाउंटिंग मतलब जो फाइनल अकाउंट ड्रॉ करते हैं ना हम, वो इसमें आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो अकाउंटिंग में आ गया। तो दोनों सेम नहीं है। कंजर्वेटिज्म मतलब सेफ साइड फॉलो करना, ऑफ कोर्स ट्रू है। मतलब इनकम को रिकॉग्नाइज करना कब? जब वो मिलने वाली है। और एक्सपेंस को जैसे ही अपने को लगा कि खर्चा होने वाला है, उसकी तुरंत एंट्री पास करना। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। ड्यूल मतलब डबल, तो ये ट्रू है। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब एक शॉर्ट टर्म टेम्परेरी बैंक से लोन लिया, तो ये हमारा एसेट नहीं है, ये हमारा लायबिलिटी है। ये फॉल्स है। सॉल्वेंट पर्सन का एसेट्स लायबिलिटी से ज़्यादा होता है, तो ट्रू है। जिसका एसेट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट, जिसकी लायबिलिटी ज़्यादा होती है वो इनसॉल्वेंट होता है। कैश डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, फॉल्स है। कैश डिस्काउंट बुक में दिखता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखता। अ ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विद मनी और मनी इज वर्थ। जो चीज़ को पैसे में मेजर कर सकते हैं मनी में, उसी को रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम लोग। अकाउंटिंग बिजनेस की एक लैंग्वेज है। ऑफकोर्स अकाउंट से अपने को पता चलता है ना बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ओनर को, शेयर होल्डर को, सबको ये मैसेज पहुंचाती है। इन सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वॉज डन बाय ओनर्स। अभी ये डिपेंड करता है। अभी आजकल तो ओनर्स अकाउंटिंग नहीं करते, उनकी जगह कोई और करता है, अकाउंटेंट होते हैं, सीए होते हैं, वो करते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो इसको हम ट्रू या फॉल्स दोनों में डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लिटिल बिट टू साइडेड है, तो अगर हम किस वे से बात करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे नॉर्मली ओनर्स ही करते थे, बट जो अभी प्रेजेंटली है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं इसको ट्रू डाल देता हूँ। बुक कीपिंग इज़ यूजफुल टू फाइंड ऑल टैक्स लायबिलिटी, ट्रू। बुक कीपिंग से होगा, प्रॉफिट का पता चलेगा, तो प्रॉफिट के हिसाब से अपने को टैक्स भरना रहेगा। तो आगे देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्री डिसएग्री। अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली टू ओनर्स, क्या वो खाली ओनर के काम आती है? ऑफ कोर्स नहीं। ओनर के साथ वो एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, इन्वेस्टर को, सबको काम आती है। क्यों? ओनर को मेनली क्या जानना रहता है, प्रॉफिट कितना हुआ। इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होता है कंपनी में कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उस कंपनी में डालेंगे तो कंपनी टिकेगी टिकेगी। कस्टमर्स भी चाहते हैं कि वो कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर उन कंपनी पे भरोसा कर सकते कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों को इससे यूज़फुल होती है। बुक कीपिंग आर्ट, साइंस और प्रोफेशन तीनों है क्या? तो ट्रू। अभी बुक कीपिंग आर्ट क्यों है? आर्ट मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, उसको आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो चीज़ आर्ट होती है। साइंस क्यों? बेसिकली हर एक सब्जेक्ट साइंस होता है। अभी बुक कीपिंग आप पढ़ रहे हो तो आप देखोगे आगे जाके कि बुक कीपिंग के खुद के कुछ रूल्स हैं,
जैसे कि हमने कुछ टर्म्स देखे वो खाली बुक कीपिंग में यूज़ होते हैं, जैसे कि फिर आप आगे देखोगे कुछ रूल्स भी है उनके जो हमें फॉलो करने होंगे। तो ये साइंस भी है, क्यों? क्योंकि इसके खुद के कुछ रूल्स हैं। और प्रोफेशन मतलब आप बुक कीपिंग का काम करके पैसे कमा सकते हो, आप ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकते हो, अकाउंटिंग का काम कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग ने अकाउंटिंग का काम करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन हो गया ना वो अकाउंटिंग, हमने देखा था ना ओसी में, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें ये आ गया। तो बुक कीपिंग आप प्रोफेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब अपना काम धंधा भी कर सकते हो। तो तीनों ये। बिल्स पेबल एसेट है, ये तो कर्जा है ना, पे करना बाकी है, तो ये हमारा एसेट नहीं है, ये लायबिलिटी है, ये फॉल्स है। फॉल्स मतलब डिसएग्री है ये, ठीक है। ये एग्री है, तीन दोनों एग्री एग्री, सॉरी ये ओनली ओनर के लिए नहीं है ना, तो डिसएग्री। इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ओनली नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। खाली नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं क्या? नहीं, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, दोनों होते हैं। तो ये क्या? डिसएग्री। जर्नल को टोटल मारना और लेजर को टोटल मारना। अभी जर्नल क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। ऐसा एक कॉलम बनता है, ये फॉर्मेट है जर्नल का। इधर डेट होता है, इधर पर्टिकुलर्स आ गया, इधर एक एलएफ आता है, फिर डेबिट क्रेडिट, और लास्ट में इसको टोटल मारते हैं। और लेजर भी होता है कुछ ऐसा, यहाँ पे इन दोनों की टोटलिंग होती है, तो इसको बोलते हैं कास्टिंग। तो ये एग्री है। कंप्लीट दी सेंटेंसेस। रेवेन्यू राइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन करने से जो रेवेन्यू होती है वो अपनी क्या हो गई? इनकम हो गई ना। एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट में, उसका जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और उसमें से सारे खर्चे लेस करने के बाद जो बच गया वो होता है नेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चे, ये ऑपरेटिंग खर्चे लेस कर दो तो क्या बच गया? नेट प्रॉफिट बच गया। ग्रॉस में से कुछ लेस होगा तो नेट बचेगा ना। एन एक्सपेंडिचर विच इज़ बेसिकली रेवेन्यू नेचर, लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है? 1 साल से ज़्यादा होता है। मतलब एक रेवेन्यू खर्चा जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, तो ये आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है द अमाउंट डिडक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल। लिस्ट प्राइस में से कौन सा डिस्काउंट लेस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। अ पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी, जिसको मनी ओ करना है, ओ करना मतलब देना है, पे करना है, फ्रॉम द बिजनेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिसको गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पे करना है वो होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को क्या करना पड़ता है? हमें अपने बिजनेस में से कुछ पे करना पड़ता है। तो ये हमारा जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट से ख़त्म हुआ। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इसके रूल्स अकाउंटिंग के और अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही।